अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फार्मा नाइट। जनरल फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट में हमारी तीसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग की। आज से हम शुरू करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी। यानी कि जब आप टेस्ट देते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे PPSC वगैरह हैं, तो उनके अंदर जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आप जब इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं जॉब्स के लिए, तो उनमें भी आपसे फार्माकोलॉजी के जो जनरल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो मेन टॉपिक्स है ना, वो सबसे पहले तो जनरल फार्माकोलॉजी है, उसके बाद ANS आता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। वो हम जनरल के बाद इंशाल्लाह उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो ये जनरल फार्माकोलॉजी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका पार्ट नंबर 1। फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या चीज़ है? फार्माकोकाइनेटिक्स जो है फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। यानी कि जब भी ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होती है तो हमारी बॉडी उसके साथ क्या सलूक करती है, उसका क्या हशर नशर करती है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा जी, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये निमोनिक है जिसको हम आदमी बोलते हैं। ठीक है, जब भी फार्माकोकाइनेटिक्स का नाम आए आपको आदमी का निमोनिक फ़ौरन के फ़ौरन याद आना चाहिए, ये आपने कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, आदमी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, उसके अंदर 4 प्रोसेसेस, मेनली 4 प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। यानी कि A से एब्जॉर्प्शन, D से डिस्ट्रीब्यूशन, M से मेटाबॉलिज्म और E से एलिमिनेशन। तो ये आपने कभी भी नहीं भूलना। फार्माकोकाइनेटिक्स में कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि क्या क्या हो रहा होता है, तो आपने सबसे पहले कहना है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, और इसके अंदर होती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो आजकल अगर हम बात करें कि जो यानी कि रीसेंट एक कंसेप्ट इसमें ऐड हुआ है वो एल है। ठीक है, एल से लिबरेशन कह देते हैं। जैसे कि ये नेक्स्ट जो पिक्चर है ये देखेंगे, लिबरेशन यानी कि जो ड्रग है उसने पहले अपनी डोजेज फॉर्म से लिबरेट होना है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये जो है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं जिसे हम आदमी के निमोनिक से याद रखते हैं, और ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आज की वीडियो में जो हम देखेंगे क्या क्या एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन यानी अब ड्रग का एब्जॉर्ब होना, यानी जो हमने उसे जहाँ पे भी एडमिनिस्टर किया है उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसने हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में या हमारे ब्लड में एंटर होना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि बॉडी जो है ना, उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर जो है ना, वो ड्रग मूव कर रही है फ्रॉम वेयर इट वाज एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, कहाँ पे एडमिनिस्टर किया था। अगर हमने ओरली लिया था तो ओरली उसने कहाँ से एब्जॉर्ब होना है, बॉडी के अंदर। अगर हमने ट्रांसडर्मल पैच लिया था तो फिर उसने जाहिर है स्किन के थ्रू उसने अंदर को डिफ्यूज़ करना है, तो उसने सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना है। अगर हमने इनहेल किया था तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ज़रिए जो है ना जाना है उसने। अगर हमने सबलिंगुअल लिया था तो ज़ुबान के नीचे मौजूद कैपिलरीज़ हैं उनके अंदर उसने डिफ्यूज़ आउट करना है। यानी जहाँ पे भी हमने उसको एडमिनिस्टर किया था, वे वट एवर द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़, तो जो ड्रग है उसने ब्लड स्ट्रीम में एंटर होना है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन, उसके मैकेनिज्म देखे जाएँ तो मेन मैकेनिज्म में हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन को। तो पैसिव डिफ्यूजन अगर याद हो तो सबसे पहले आई थिंक सो हमने क्लास 9th में पढ़ा था पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब कुछ 4 चैप्टर था आई थिंक सो। तो उसमें पैसिव डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि पैसिव डिफ्यूजन पैसिवली मूवमेंट को बोलते हैं, यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक जगह पे अगर किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा है और उसके साथ एक मेम्ब्रेन है और दूसरी साइड पे उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो हमेशा चीज़ मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ताकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखा जाए। यानी कि अगर एक साइड पे हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, यानी दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे और वहाँ पर भी 5 हो जाएंगे। ठीक है, जब दोनों साइड्स पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मेंटेन हो गया। अब फर्दर इसकी डिफ्यूजन नहीं होगी, ये नहीं होगा कि ये सारा का सारा ड्रग इधर मूव कर जाए। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना, इनका मेंटेन हो गया कि इस साइड पे भी एक जितने हैं, इस साइड पे भी एक जितने हैं। तो अगर एक साइड पे ज़्यादा हो, दूसरी साइड पे कम हो, तो फिर वो जो भी चीज़ है, जो भी सब्सटेंस है, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर मूव करता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन किया जा सके। तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है और इसमें कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं है, कि सिंपल डिफ्यूजन को बोलते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो है ना वो पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करती हैं और इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती।
अब ये देखें लिपन कॉर्ड में इसके एक पॉइंट मेंशन था, वो ये मेंशन था कि अगर तो ड्रग जो है ना वो वाटर सोलुबल ड्रग है या लिपिड सोलुबल ड्रग है तो वो किस तरह से मूव करेगी। वाटर सोलुबल है तो वो पोर्स के जरिए मूव करेगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एक्वस पोर्स होंगे, चैनल्स होंगे, उनके जरिए। ये ध्यान में रहे कि कोई कैरियर नहीं है, सिर्फ पोर है, तो उन पोर्स के जरिए, चूँकि इनका ना पैसिव डिफ्यूजन के लिए ड्रग्स का साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। तो जिस ड्रग का साइज़ बहुत छोटा होगा, जैसे हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है जो एक वेजोडाइलेटर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो है ये इजीली डिफ्यूज़ आउट कर जाती है, मतलब मेम्ब्रेन्स के अंदर इजीली डिफ्यूज़ कर जाती है। क्यों कर जाती है? इसका साइज़ बहुत छोटा है, ठीक है। तो एक्वस सोलुबल ड्रग्स हैं वो पोर्स के ज़रिए, और जो लिपिड सोलुबल ड्रग्स हैं वो यूं ही लिपिड मेम्ब्रेन से ही जो है ना वो पास कर जाती हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपने ये जहन में रखना है कि ये पैसिव डिफ्यूजन की तरह ही है, लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, ठीक है। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। जैसे ये देखें कि ये वाली प्रोटीन थी और यहाँ पर जो है वो ड्रग आया और इसने जो है ना वो ये उलट गई, और उलटने के बाद ये जो है ना अपनी अंदर वाली साइड जो है ना वो सेल के अंदर वाली साइड पर ड्रग को ले आई है, यानी कि इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आया, इसकी जो शेप है ना वो चेंज हुई थी, ठीक है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, यानी पूरे मेम्ब्रेन में जो है ना वो स्पैन कर रही होती हैं। ये ऊपर वाली साइड पे भी इसका जो है ना वो टिप होती है और नीचे वाली साइड पे भी, यानी सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी इसकी टिप्स होती हैं। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। कैन बी सैचुरेटेड, क्योंकि ये प्रोटीन है, ठीक है। अब जहाँ पर भी प्रोटीन आएगी ना डिफ्यूजन के लिए, आपने जहन में रखना है कि ये सैचुरेट भी हो सकती है, यानी कि अगर सारी की सारी प्रोटीन्स के ऊपर जो ड्रग अटैच है और वो उसको अंदर ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे कि सारी प्रोटीन सैचुरेट हो चुकी हैं, ठीक है। ये सैचुरेट हो सकती है, उस ये प्रोटीन है इसीलिए ये इनहिबिट हो सकती है। ये वाले पॉइंट्स पैसिव डिफ्यूजन में नहीं आते, ठीक है। पैसिव डिफ्यूजन सैचुरेट नहीं हो सकती, पैसिव डिफ्यूजन इनहिबिट नहीं हो सकती। हाँ, पैसिव डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़रूर मेंटेन रखने की ज़रूरत है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऐसी बात नहीं है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, और यही तो वजह है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी जो है या एनर्जी जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। एटीपी जो है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होती है। अब ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, लेकिन एक कैरियर प्रोटीन की मदद से हो रही है। तो कैरियर प्रोटीन सैचुरेट भी हो सकती है और कैरियर प्रोटीन को इनहिबिट भी कर सकते हैं अगर उसका कोई कम्पिटिटिव कोई सब्सटेंस आ जाए, कोई उसका एंटागोनिस्ट आ जाए उस ड्रग का, ठीक है। तो वो फिर उस प्रोसेस को इनहिबिट कर सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसमें एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम बारहा पढ़ चुके हैं पहले भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना किसी भी चीज़ को, यूज़ ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी की हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना, और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए सब्सटेंसेस को जो है ना अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक साइड पे जो है वो 5 मालिक्यूल्स हैं और दूसरी साइड पे जो है वो 5 मालिक्यूल हो चुके हैं, तो अब फर्दर जो है वो मूवमेंट नहीं होगी ड्रग की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मेंटेन किया जा चुका है। लेकिन अगर हम यहीं पे इसी मेम्ब्रेन पे एक पंप एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है, वो जो कैरियर प्रोटीन है एक वो लगा देते हैं, एक पंप लगा दिया हमने, तो पंप जो है वो एटीपी को इस्तेमाल करेगा और उससे मिलने वाली एनर्जी से क्या करेगा, इस साइड पे जितने ये मॉलिक्यूल्स बच गए थे इन्हें पकड़ पकड़ के इस साइड पे भेज जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो है ना वो फर्दर कोई भी अब ड्रग मौजूद नहीं होगा, और दूसरी साइड पे जो है ना हमारे पास 10 ड्रग के मॉलिक्यूल जो ये दूसरी साइड पे थे वो अब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यानी हमने अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना वो मूवमेंट कराई ड्रग की, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। और चूंकि एक कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है, इसीलिए जो सैचुरेशन है और इनहिबिशन है यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। जैसे ये देखें कि एक साइड पे जो है वो ड्रग थी ही नहीं और दूसरी साइड पे ड्रग थी, और उसने यहाँ से पकड़ के जो है ना वो ड्रग को सेल के अंदर मूव करवाया है और सारी की सारी ड्रग को मूव करवा दिया, बाहर कोई भी नहीं बची ड्रग, ठीक है। यानी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना वो मूवमेंट ड्रग की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में जो है ना वो बहुत ज़्यादा, अगर ड्रग का मॉलिक्यूल लार्ज है, इतना ज़्यादा लार्ज है कि वो किसी कैरियर के थ्रू मूव नहीं कर सकता, कैरियर बहुत छोटा है उसके लिए, तो फिर एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस होती है, जो कि एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट है। एंडोसाइटोसिस में सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनवर्ड पिंच करता है, और यहाँ पर जब आएगा यानी मिलेंगे ये दोनों पॉइंट, तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये वेसिकल की फॉर्म में जो है ना सेल के अंदर चला जाएगा, जिसके अंदर ड्रग होगी, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस है। फॉर एग्जांपल जो विटामिन B12 है जिसको हम खाते हैं, जो साइनोकोबालामीन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है, तो इसकी अब्जॉर्प्शन ये एंडोसाइटोसिस के जरिए हो रही होती है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 या साइनोकोबालामीन एंडोसाइटोसिस के जरिए अब्जॉर्ब होता है। और अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो क्या होता है कि वेसिकल आता है, इसके साथ फ्यूज़ करता है और बाहर इसका ओपन आउट हो जाता है, और ये जो कंटेंट्स हैं ये बाहर रिलीज़ हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के,
ठीक है, यानी सेल के बाहर जो है ना कंटेंट रिलीज हो जाते हैं। एक्सोसाइटोसिस को या तो एक्सक्रीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, जब हम साइनेप्स उनका रिलीज पाते हैं, यानी कि जैसे आपने पढ़ा ही हुआ है कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो वेसिकल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो वेसिकल्स जो है यहाँ पर अपने ड्रग को या न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना उसको रिलीज़ करते हैं, और ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके साथ जाकर ये अटैच होते हैं, और फिर नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल आगे जो है ना वो ट्रैवल करता है। इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह देखेंगे जब हम ANS के अंदर स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स, तो इसकी थोड़ी सी डिटेल वहाँ पे आएगी। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। आपने फैक्टर्स बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है और आपसे वाइवा के हवाले से ये इंपॉर्टेंट भी है, नहीं वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है नेचर ऑफ ड्रग एंड पीएच। ठीक है, कि जो नेचर ऑफ ड्रग है वो किस तरह से अफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को, तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। देखेंगे नेचर ऑफ ड्रग सबसे पहले देखते हैं किस तरह अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ ड्रग इस तरह से अफेक्ट करती हैं कि हम जो ड्रग है कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल नहीं करते। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमेशा हम वीक एसिड्स या वीक बेसिस इस्तेमाल करते हैं, या उसके अलावा सॉल्ट्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, वीक एसिड्स, वीक बेसिड्स या फिर सॉल्ट्स हम उनको प्रेफर करते हैं, जैसे एस्पिरिन, साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, वो हम इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस्ड ड्रग को प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये चीज़ उनकी एब्जॉर्प्शन पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर डालती है। जो वीक एसिड्स हैं, यानी कि एसिडिक इन नेचर जो ड्रग होती है वो हमेशा एसिडिक इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब होती है, और जो बेस है वो हमेशा बेसिक इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब होती है। यानी एसिडिक ड्रग जो हमेशा एसिडिक इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट की हम बात करें तो वो स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक ड्रग ले रहे हैं वो एसिडिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होगी, यानी कि वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगी, और हमेशा तब एब्जॉर्ब होगी जब वो अनआयोनाइज फॉर्म में है। जब भी उसके अंदर आयन्स बने होंगे, यानी जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए होंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ये आयोनाइज फॉर्म में, और आयोनाइज फॉर्म में जब ड्रग होती है तब उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। एसिडिक इन्वायरमेंट में जो एसिडिक ड्रग है वो अनआयोनाइज फॉर्म में होती है, यानी उसके अंदर आयंस नहीं बने होते, और वहीं से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर हम बेसिक ड्रग की बात करें तो बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वहाँ पर उसकी अनआयोनाइजेशन होगी, वहाँ पर उसकी आयोनाइजेशन नहीं होगी, वहाँ पर उसके अंदर चार्जेस नहीं बनेंगे, वहाँ पर उसकी जो है हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। तो बेसिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने क्या बात कर ली? एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक से एब्जॉर्ब होगी क्योंकि वहाँ वो अनआयोनाइज है, और बेसिक ड्रग स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो अनआयोनाइज है। जैसे देखें उसने लिपनकॉट में एक रिएक्शन दिया हुआ था कि HA है, कोई भी जनरल एसिड है, उसकी अगर हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो H नेगेटिव और H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे बताएं कि ये अनआयोनाइज फॉर्म में और ये आयोनाइज फॉर्म में किसकी एब्जॉर्प्शन होगी? जाहिर है अनआयोनाइज फॉर्म में होगी, तो इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, जब भी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसकी एक्सक्रीशन हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। बेसिक ड्रग की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहले से BH प्लस है, यानी वो पहले ही आयोनाइज फॉर्म में है, उसकी जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो प्रोटॉन अलग हो रहा है, तो फिर क्या होगा? बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, यानी कि अनआयोनाइज फॉर्म में है। तो ये पिक्चर उसने लिपनकॉट में दी हुई थी, ये देखे जरा, HA है पहले, अब इसकी आयोनाइजेशन होगी, क्यों? ये अनआयोनाइज फॉर्म में है, और इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्यों? ये आयोनाइज हो चुका है। यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म ऑफ ड्रग है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये अभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, लेकिन इसके फॉर्म में अगर देखें कि यानी कि जब हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो B यानी कि जो ड्रग हमारे पास बेस फॉर्म में थी उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये अनआयोनाइज फॉर्म में है। ठीक है, ये चीज़। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट था, मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी इंसान के अंदर फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, जैसे उसने एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, उसने एस्पिरिन का फक्का मार लिया, चलें आप ये एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, उसने एस्पिरिन का पकड़ के फक्का मार लिया, अब समझ नहीं आ रही डॉक्टर को क्या करे, क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो गया। कौन सा तरीका वो डॉक्टर अपनाएगा कि उसके अंदर से वो जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए फ्रॉम द बॉडी? ठीक है, आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछता है, या ये पूछ सकता है कि वो यानी किस नेचर की ड्रग दे जिसकी वजह से यूरिनरी पीएच जो है वो चेंज हो जाए, और फिर वो जो ड्रग है एक्सक्रीट आउट हो जाए फ्रॉम द बॉडी। तो आपने उसे ये बताना है कि अगर एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी हुई है तो आप उस पेशेंट को बेसिक ड्रग देंगे। बेसिक ड्रग देने की वजह से क्या होगा कि जो यूरिनरी पीएच है वो ज़्यादा हो जाएगी, यूरिनरी पीएच ज़्यादा हो जाएगी। अब एसिडिक ड्रग उस बेसिक इन्वायरमेंट में जाके हो जाएगा आयोनाइज, और आयोनाइज की वापस बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं वाइवा में, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ब्लड फ्लो और सरफेस एरिया है, तो ये दोनों डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन का। जितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जैसे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका अगर
अगर हम ये देखें विलाए देखें तो इन विलाए के ऊपर माइक्रो विलाए भी होते हैं। तो ये ब्लड फ्लो अगर देखें तो हर विलाए के अंदर जो है ना वो कैपिलरी का अलग सप्लाई होती है कैपिलरी की। तो फिर इस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ना वो स्टमक की निस्बत एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, ये एक फैक्टर है। दूसरा सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया माइक्रो विलाई और विलाई की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा है, अबाउट 1000 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टमक। ठीक है, तो फिर सरफेस एरिया के लिहाज से भी बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़ाहिर है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा प्रेफरेबल है। नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं इसमें कंटैक्ट टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन आ जाता है। कंटैक्ट टाइम यानी कितना ज़्यादा देर तक जो ड्रग है वो बॉडी के साथ इन कंटैक्ट रहता है। तो ये भी आपको फ़ौरन ज़हन में आ गया होगा कि ये भी ज़ाहिर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा कंटैक्ट टाइम उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। और पी ग्लाइकोप्रोटीन वैसे तो आपके जो है ना वो अभी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपने अभी फार्माकोलॉजी को स्टार्ट किया है। पी ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में जो है ना वो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में CVS के अंदर कुछ ड्रग्स हैं जो इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, नहीं तो इसके बारे में इतने कोई इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जान लें कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर है, और ये क्या करती है कि सेल के अंदर से ड्रग निकाल के ना ब्लड में फेंक देती है। हमें चाहिए, हमें एब्जॉर्प्शन क्या करनी है कि हमारी मतलब जो है ना वो टिश्यूज़ के अंदर जाए, ठीक है, लेकिन ये क्या करती है ब्लड के अंदर डाल देती है। टिश्यूज़ के अंदर गई हुई यानी अब्जॉर्ब्ड ड्रग, ऑलरेडी अब्जॉर्ब ड्रग को पकड़ के जो है ना वो ब्लड में वापस डाल देती है, यानी रिवर्स कर देती है। तो इस केस में क्या होगा कि जहाँ पर भी ज़्यादा एक्सप्रेशन होगा पी ग्लाइकोप्रोटीन का वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का उल्टा कारण है ना। वैसे तो हमने जो है ना वो रूट ऑफ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड के अंदर एंटर करना था, तो अब एब्जॉर्ब की हुई ड्रग को जो है ना वो ये ब्लड के अंदर वापस डाल देती है, यानी रिवर्स कर रही है। तो वहाँ पर लिप्टन कार्ड में ये मेंशन था कि जहाँ पर भी पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है ना वो ज़्यादा एक्सप्रेस होती है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है ना एज ए रिजल्ट ड्रग्स की कम हो जाती है, ड्रग की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे ये देखें यहाँ पर जो पी ग्लाइकोप्रोटीन उसने 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन टाइप बनाई हुई है और उसमें क्या कर रही है ड्रग के इंट्रासेलुलर ड्रग पकड़ के तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर भेज रही है, यानी सेल के अंदर ऑलरेडी आई हुई है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो उसे बाहर भेज रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये पिक्चर है जिसमें उसने पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मैंने आपको बताया स्पेसिफिसिटी होती है और कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है और ATP की हाइड्रोलाइसिस होती है, एनर्जी यूज़ होती है और फिर जो है ना वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन ये वाला जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है कि सिंपल अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही होती है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। डिफ्यूजन सिंपल देखें कि कोई जो है ना वो चैनल नहीं है, कोई कैरियर नहीं है प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन के बगैर ही हो रहा है, या तो लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर कोई पोर होगा उसके थ्रू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है ना वो प्रोटीन इन्वॉल्व है। और पैरासेलुलर यानी सेल्स के जो दरमियान में, यानी एक सेल ये है और एक सेल ये है, इनके दरमियान में से जो ड्रग पास आउट हो रही है ये हम कहेंगे पैरासेलुलर इसकी पैसेज हो रही है। नेक्स्ट बायोअवेलेबिलिटी है। बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो हमारी ड्रग कितनी पहुंचती है, रेट ऑफ एक्सटेंट उसका दोनों देखते हैं कि वो कितनी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है ताकि फिर उसको बॉडी जो है ना वो इस्तेमाल कर सके। इसकी डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं? बायोअवेलेबिलिटी हम IV ड्रग के अलावा सारी जितने भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा कंपैरिजन के ज़रिए बताते हैं। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा याद रखनी है। आपसे पूछते हैं वाइवा में कि कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें 100% बायोअवेलेबिलिटी है, वो आपने नहीं बोलना। IV ड्रग। जैसे हमने बात किया कि बायोअवेलेबिलिटी क्या आएगा, हम देखते हैं रेट और एक्सटेंट के बॉडी के ब्लड के अंदर यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितनी ड्रग पहुंची है। और IV में तो हम देते हैं डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी जितनी भी ड्रग है सीधा ब्लड के अंदर चली जाती है। तो यानी IV के अंदर जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी है वो 100% होती है और बाकी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें 100 से हमेशा कम होती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं कि जो IV है उसमें 100% है और कोई भी दूसरा रूट, जैसे अगर हम ओरल के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है, तो ओरल के थ्रू जो है ना वो कितनी बायोअवेलेबिलिटी आई है। फॉर एग्जांपल IV के थ्रू अगर हमने 100 mg दिया था तो 100 mg का 100 mg हमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और ओरल के केस में अगर हमने 100 mg दिया तो मे भी हमें 30 mg अवेलेबल हो, ठीक है। तो मे बी हमें 70 mg हो, कितना भी हो उसकी मेटाबॉलिज्म के बाद, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, ठीक है, कितना हमारे पास बच जाता है ड्रग जो हमारी ब्लड में जाता है ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। तो ओरल में हो सकता है 30 mg हमारे पास बच जाए। फिर वो जो 30 mg और ये 100 mg इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं या फार्मूले के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को लगाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमारे पास आ जाती है बायो अवेलेबिलिटी। जैसे ये अगर हम देखें तो ये देखें ज़रा कि एक साइड पे हमने लिया कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और दूसरी साइड पे हमने लिया टाइम,
ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस पे हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो IV अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको अभी बताया 100% बायो अवेलेबिलिटी है, तो उसने फ़ौरन से पीक पे पहुंच जाना है, ठीक है। बाद में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, एक्सक्रीशन होगी, आहिस्ता आहिस्ता उस ड्रग ने जो है ना उसके कंसंट्रेशन ने कम होते जाना है टाइम के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो अब ये जो AUC या एरिया अंडर द कर्व है, ये हमें बताएगा IV ड्रग के बारे में। अगर हम ओरल लेंगे तो अब ओरल का कंपैरिजन करना है हमने IV के साथ आके देख सकें दोनों के दरमियान रिलेशनशिप। तो जो ओरल दे रहे हैं वो देखें आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का लेवल, जो बॉडी के अंदर ड्रग का लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पहले उसने लिबरेट होना है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर मेटाबॉलिज्म होगी, यानी कि फिर वो ड्रग जो है ना बॉडी के अंदर पहुंचेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीक लेवल मेंटेन किया, लेकिन पीक भी इतना ज़्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 100 था तो मे भी ये हो सकता है 30 पे पॉइंट हो, ठीक है। 30 mg तक इसके जो है ना वो ड्रग हमें बायो अवेलेबल हुई है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेटाबॉलिज्म होती जाती है, एक्सक्रीशन होती जाती है और वो बॉडी के अंदर जो है ना ड्रग का लेवल कम होता जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया अंडर द कर्व है ये हमें बताता है ओरल के ड्रग में। ये देखें ज़रा इसका फार्मूला, एरिया अंडर द कर्व ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर द कर्व IV मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो डायग्राम है, ये जो फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन हमने देख लिया, फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या होता है, यानी कि जब भी हम बॉडी के अंदर ड्रग को लेते हैं, ठीक है, तो उसने एब्जॉर्ब होने के बाद लिवर में जाना है। पोर्टल सर्कुलेशन आपको याद ही होगा, ठीक है। हेपेटिक सर्कुलेशन मतलब लिवर की तरफ लेके जाते हैं, फिर लिवर में जाकर जनाब मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसके एंजाइम से मेटाबोलाइज करते हैं और फिर उसके आगे से वो जो है ना साथ साथ मेटाबोलाइज होते जाते हैं और साथ साथ वो जो ड्रग है जितनी बाकी बचती है मेटाबोलाइज होने के लिए अभी उसे साइट नहीं मिलती, तो वो ड्रग में एंटर हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास इफेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसे जो है ना वो इफेक्ट करता है। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब बहुत ज़्यादा होता है या फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, फिर उन्हें या तो हम कोशिश करते हैं कि IV दे दें, उसे ओरल रूट के ज़रिए ना ही दें। तो अब ये यानी कि जितनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी उतनी ही वो कम ड्रग जो है ना बायो अवेलेबल होगी हमें उसकी। जैसे मैंने अभी बात की कि 100 mg दी है तो वो 70 mg की अगर मेटाबॉलिज्म हो गया तो सिर्फ 30 mg जो है ना बॉडी में अवेलेबल हुई है। तो ये चीज़ जो है फर्स्ट पास इफेक्ट में देती है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, उसकी फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना एंजीसाइड के फॉर्म में दी जाती है और एंटी एंजाइनल ड्रग है और ज़ुबान के नीचे से सबलिंगुअल रखते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एंजाइना की, एंजाइना का पेन अगर स्टार्ट हो जाए। तो इसकी ये जो है ना ये फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसे ओरल देने की बजाय सबलिंगुअल ले लेते हैं कि डायरेक्ट ब्लड में चला जाए। या फिर लिडोकेन है, लिडोकेन जो है ना वो लोकल एनेस्थेटिक है, इसका भी फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे हम कोशिश करते हैं इसे IV दे दें, ओरल ना ही दें इसका, यानी कि मेटाबोलाइसिस ने बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ड्रग बहुत कम मिकदार में बॉडी के अंदर पहुँचती है। तो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है ना बायो अवेलेबिलिटी को मुतासर करता है, उसके अलावा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुतासर करा जाए, हम ओरल के बजाय कोई और रूट प्रेफर कर लेते हैं। सोलबिलिटी ऑफ ड्रग, जितना ज़्यादा ड्रग जो है ना वो सोलबल होगा फिर उतना ज़्यादा पहुँचेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ये देखने वाली है कि अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा या बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सही तरह से, वो अवेलेबल नहीं होगा बॉडी में इतना ज़्यादा, तो उसके लिए वो मॉडरेट होना चाहिए। इसीलिए हम जो है ना वो वीक एसिड्स और वीक बेसिस को प्रेफर करते हैं। केमिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर C आना था। केमिकल इंस्टेबिलिटी के केमिकली जो है ना उसकी इंस्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल जैसे इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन अगर हम दें ना तो वो स्टमक के अंदर जाकर उसकी हो जाती है डिग्रेडेशन उससे स्टमक के एसिड की वजह से, तो ये इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। फिर उसको हम जो है ना किसी ऐसे रूट से, जैसे हम सबक्यूटेनियस दे देते हैं या फिर जो सिंपल जो प्लेन इंसुलिन है उसे हम IV भी दे सकते हैं। बाकी इंसुलिन जो है ना वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है, यानी जो क्यूटेनियस लेयर होती है ना उसके अंदर। तो या फिर हम एंटी कोटिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंटी कोटिंग की वजह से क्या होता है कि वो स्टमक के एसिड से महफूज हो जाती है ड्रग और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके रिलीज़ होती है। तो वैसे केमिकल इंस्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा ड्रग इंस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, उतनी जो है ना वो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई ड्रग जो है ना वो हम दे रहे हैं, अगर सोल्यूशन की फॉर्म में बनाई है, IV दे रहे हैं तो वो ज़्यादा अवेलेबल होगी, ठीक है। जो सिरप्स वगैरह उनकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू टैबलेट ज़्यादा होती है। तो हमने ड्रग फार्मूलेशन मतलब कैसे की हुई है, उसकी नेचर क्या है, ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसका पार्टिकल साइज़ क्या है, उस ड्रग का पार्टिकल साइज़। जैसे मैंने आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का भी बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड का साइज़ जो है वो कम होता है, इसीलिए इजीली वो डिफ्यूज़ इनटू और डिफ्यूज़ आउट ऑफ द सेल, उसके लिए बहुत आसान होता है। साल्ट फॉर्मेशन, अगर साल्ट बनाया हुआ है तो उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। क्रिस्टल पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, कुछ क्रिस्टल जो है उनकी पॉलीमॉर्फ्स जो है ज़्यादा अवेलेबल होते हैं इन द बॉडी, कुछ जो है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इस वजह से वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते। एंटी कोटिंग की होगी तो फिर स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। प्रेजेंस ऑफ एक्सिपिएंट्स, कुछ एक्सिपिएंट्स जो है ना वो भी डिटरमाइन करते हैं कि इसकी
एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो वो आप ज़रूर पूछें। उसके अलावा थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें इंशाल्लाह। तब तक